कल हमने बात की थी अधातुओं के बारे में। तो जब हम किसी पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को हमने बात की थी दो भागों में बांटा जाता है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक, जिसमें से एलिमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो तत्व के बारे में हमने पूरी बात कर ली कि तत्वों को फिर तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। हम तीनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दूसरे प्रकार के शुद्ध पदार्थ जिनको यौगिक कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यौगिक कहते किसे हैं? हम कहते हैं यौगिक द्रव्यमानानुसार, यानी द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त दो या दो से अधिक तत्वों का बना होता है। यानी हम कहते हैं, अगर हम यौगिक की परिभाषा लें तो हम कहते हैं यौगिक द्रव्यमानानुसार, यानी द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमानानुसार निश्चित अनुपात में, द्रव्यमानानुसार निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से, निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त, रासायनिक रूप से संयुक्त दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है, तत्वों से बना होता है। अर्थात क्या मतलब है इसका? कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करते हैं जल, H2O, ये एक यौगिक है। इसको यौगिक क्यों कहा? क्योंकि इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको दिख रहा है एक तत्व H है जो हाइड्रोजन है और दूसरा तत्व O है जो ऑक्सीजन है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में, ये निश्चित रहेगा हमेशा, यानी ऐसा नहीं है कि आप पानी, नदी का पानी ला रहे हो तो उसमें ये अनुपात अलग हो गया, आप कहीं और से पानी लेके आ रहे हो उसमें अनुपात बदल जाएगा। पानी कहीं का भी हो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना रहेगा? 1:8। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात यानी 1:8 के रूप में जुड़ते हैं तो वो जल नामक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब ये 1:8 कहां से आया? इसको समझने के लिए आप अपनी बुक देखना और उसमें विभिन्न तत्वों के एटॉमिक मास देखना, उन तत्वों के परमाणु भार। अभी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं कि जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु भार 1 होता है, जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु भार आपका 16 होता है। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। अब जो जल है इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं आपके? 2। तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 2। समझना गौर से, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है? 2। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 2। और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया? 2। ऐसे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो अनुपात है वो कितना हो गया? 2:16। अगर हम इसको और सरल अनुपात में लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1:8, क्योंकि 2 × 2 2 × 8 16। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो अनुपात है वो 2:16 होता है या 1:8 होता है। तो जल एक यौगिक है। जल को हमने यौगिक क्यों कहा? क्योंकि जल दो तत्वों से बना है, H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और दोनों तत्वों का जो अनुपात है वो कितना है? 1:8। ये अनुपात कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप पानी कहीं से प्राप्त करो, बारिश का पानी हो, नदी का पानी हो, अगर वो पानी शुद्ध है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 1:8। तो हमने यौगिक की परिभाषा क्या कही? कि हमने कहा जब दो या दो से अधिक तत्व, इसमें 2 ही तत्व हैं, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक द्रव्यमानानुसार निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है। ऐसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है,
CO2, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा पहले। जो CO2 है वो एक यौगिक है। क्यों कहा यौगिक, देखिए समझिए, ये भी दो तत्वों से मिलकर बना है, C और O से। ठीक, अब कार्बन का जो परमाणु भार होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार वो है 16। ये आपको याद करने पड़ेंगे परमाणु भार। कार्बन का परमाणु भार ये फिक्स होता है, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ठीक, अब इस यौगिक में देखिए आप, कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1, तो कार्बन का भार कितना हो गया, 12। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 लिखा है, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 2। एक परमाणु भार का, एक का परमाणु भार 16 है, तो 2 का 16 दूनी 32। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात है वो है 12:32। और अगर इसको हम और सिंपल करें तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 3 12 और 4 8 32। तो कितना अनुपात हो गया इसमें, 3:8 का अनुपात हो गया, किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य। तो हम कहते हैं यौगिक क्या है, रासायनिक रूप से जुड़े, यानी निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है। जैसे हमने कहा जल में अनुपात जो होगा वो निश्चित होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1:, ठीक, 1:8 का अनुपात होगा। तो ये तो हमने बात की यौगिक के बारे में कि यौगिक हम किसको कहते हैं। बहुत सारे हमारे प्रकृति में बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, जैसे अमोनिया है, मैं कुछ यौगिकों के उदाहरण लिख रहा हूं। अमोनिया ये एक यौगिक है, इसका सूत्र होता है NH3, इसका सूत्र है NH3। ऐसे ही हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऐसे ही जल, तीसरा उदाहरण आपका हो गया जल, जिसका सूत्र क्या है, H2O। तो 3 तो आपके यही हो गए, अमोनिया हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जल हो गई। ऐसे ही आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है चौथा, जिसको हम कहते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, CaO, ये भी एक यौगिक है। ऐसे ही बुझा हुआ चूना, पांचवा आपका बुझा चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस आदि। तो ये और भी बहुत सारे होते हैं, ये सारे के सारे यौगिक है। क्यों यौगिक कहा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो क्या होगा, निश्चित होगा। कितना होगा वो आप निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, 14:3। तो ये जो रेशियो होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा ये हमेशा क्या होगा, निश्चित। ऐसे ही यहाँ जो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो भी हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। इसमें H और O का जो अनुपात है वो भी निश्चित होगा। इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो भी निश्चित होगा। इसमें कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो भी निश्चित होगा। यानी यौगिक में जितने भी तत्व हों उन तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। जबकि अभी हम बाद में बात करेंगे मिश्रण के बारे में, तो मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। अब जब मिश्रण की बात करेंगे तो वहीं पर हम यौगिक और मिश्रण में अंतर भी पढ़ेंगे। अब हम इसी से आगे दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यौगिक के गुणधर्म। यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं, तो यौगिक के गुणधर्मों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे यौगिक के गुणधर्म होते हैं। तो यौगिक का पहला गुणधर्म है कि यौगिक के जो गुण है, गौर से समझना कि यौगिक के गुणधर्म, यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं, उसके अवयवों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। अभी इसको समझाऊंगा कैसे गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। अर्थात जिन पदार्थों से वो यौगिक बना उनके गुण और यौगिक के गुण क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कि जिस पदार्थ से यौगिक का निर्माण हुआ उन पदार्थों के गुण और यौगिक के गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जल एक यौगिक है। हमने अभी पढ़ा कि जल एक यौगिक है जो किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, जल।
अब देखो ये यौगिक बना और ये क्या है, तत्व है, ये भी तत्व है और ये भी तत्व है। ये दो तत्व मिलकर इस यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो यौगिक के गुण इनसे अलग अलग होंगे। जैसे उदाहरण देता हूं, ऑक्सीजन गैस का काम क्या होता है, जलने में सहायक। ऑक्सीजन गैस क्या करती है, जलने में सहायक। और हाइड्रोजन गैस की प्रकृति होती है कि हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है। अगर आप हाइड्रोजन गैस के सामने माचिस ले जाओगे तो वो जलने लगती है, जली हुई माचिस ले जाओगे तो गैस जलने लगती है। यानी हाइड्रोजन गैस की प्रकृति क्या है, स्वयं जलती है। ऑक्सीजन गैस की प्रकृति क्या है, वो जलने में सहायक होती है। लेकिन जल, इन दोनों से एक यौगिक बना। जल न तो स्वयं जलता है, जल न तो स्वयं जलता है और न ही जलने में सहायक होता है, जलने में सहायक होता है। अर्थात कि जो यौगिक बना, उस यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुणों से क्या हो गए, भिन्न हो गए। अवयव क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। दोनों जुड़े, जल का निर्माण हुआ, यौगिक का निर्माण हुआ। लेकिन ये यौगिक न तो स्वयं जलता है और न ही जलने में सहायक होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यौगिक के जो गुण हैं वो उसके अवयवों के गुणों से सदैव भिन्न होते हैं। नंबर दूसरा हमने कहा कि यौगिक को किन्हीं भी भौतिक विधियों द्वारा उसके अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता है। अब कैसे देखो, नहीं किया जा सकता है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जल एक यौगिक है। अब भौतिक विधियां क्या होती हैं, उबालना, छानना, ठीक, ऊर्ध्वपातन, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप जल को उबालते हैं, अब जल के घटक क्या क्या हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। इस जल के अवयव क्या हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप पानी को उबालोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। आपको पानी को उबालते हैं तो क्या मिलती है, वाष्प। वाष्प को भी क्या कहते हैं, H2O, वो भी जलीय है। ऐसे पानी को छानकर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। पानी को ऊर्ध्वपातित करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अर्थात यौगिक को भौतिक विधियों जैसे छानना, उबालना, ऊर्ध्वपातन द्वारा उसके अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक, तीसरा गुण हम आते हैं कि जब यौगिक का निर्माण होता है, या हम कहते हैं यौगिक का निर्माण एक रासायनिक प्रक्रम है, एक रासायनिक प्रक्रम है। जब यौगिक का निर्माण होता है वो एक रासायनिक प्रक्रम होता है। प्रक्रम दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक प्रक्रमों को उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे पानी को उबाला, भाप बनी, भाप को ठंडा किया, फिर से पानी बन गई। ये जो प्रक्रम हुआ ये भौतिक परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि पानी को उबालकर हम भाप में बदल दे रहे हैं और भाप को पुनः किस में बदल दे रहे हैं, पानी में। तो यौगिक का जो निर्माण होता है वो एक रासायनिक प्रक्रम होता है। यानी जब यौगिक बन जाता है तो उसको पुनः उसके घटकों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप दोबारा से उसके अवयवों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। चौथा जो हमने परिभाषा में ही लिखा था, चौथा गुण कि यौगिक में उपस्थित जो तत्व हैं, तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे जल में दो तत्व उपस्थित हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जल है, जल में दो तत्व होते हैं, H और O। इनका अनुपात हमेशा निश्चित होता है 1:8। ये अनुपात बदलेगा नहीं। पानी कहीं का भी हो, चाहे झील का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, बारिश का पानी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव क्या होगा, आपका निश्चित होगा। और वो निश्चित कितना होगा, 1:8
8 का अनुपात होता है। और अंतिम बिंदु जो 5वां है, हम कहते हैं यौगिक के गलनांक व क्वथनांक। यौगिक के गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं। यौगिक के गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। गलनांक भी निश्चित होता है और यौगिक का क्वथनांक भी निश्चित होता है। यदि आप मिश्रण के बारे में करें, तो जब हम अशुद्ध पदार्थ के बारे में कल बात करेंगे, तो मिश्रण के जो गुण हैं वो इससे बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो यौगिक के गुणधर्म हमने पढ़े। यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं कि यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। दूसरा, यौगिक को किन्हीं भौतिक विधियों द्वारा उसके अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। यौगिक का निर्माण एक रासायनिक प्रक्रम है, भौतिक प्रक्रम नहीं है, क्योंकि यौगिक को पुनः उसके घटकों में नहीं तोड़ा जा सकता है। यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:8। यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो आज हमने यौगिक और उसके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया। आशा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।